अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की टेक्नोलॉजी हमें बाल से 1 लाख गुना छोटे लेवल पर जाके चीज़ें बनाने के बारे में भी बता रही है। मैं आपको आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहा हूं जो कि आपको हैरान कर देगी। मुस्तकबिल की हर चीज़ इससे बनेगी जिसे नैनो टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। और नैनो टेक्नोलॉजी बहुत छोटे लेवल पर जाकर चीज़ें बनाने को कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी के साइज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी सेल में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है। डीएनए 2.5 नैनोमीटर विड्थ रखता है। अगर आप 7 नैनोमीटर का अंदाज़ा लगाना चाहें कि ये कितना बड़ा होता है 7 नैनोमीटर, तो 10 हाइड्रोजन एटम 7 नैनोमीटर विड्थ रखते हैं। अगर इंसान के ब्लड सेल की बात की जाए तो वो 7000 नैनोमीटर का एक सेल, एक ब्लड सेल 7000 नैनोमीटर का। अगर एक पेपर की बात की जाए और उसकी मोटाई की बात की जाए, पतले पेपर की, तो वो पेपर 75,000 नैनोमीटर थिकनेस रखेगा। अगर इंसान के बाल की बात की जाए तो 1 लाख नैनोमीटर विड्थ है इसकी, लंबाई नहीं विड्थ है। और एक छोटी पेन की बात की जाए तो वो 10 लाख नैनोमीटर विड्थ रखती है। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि नैनोमीटर कितना छोटा स्केल है, ना नजर आने वाला स्केल है। लेकिन अब हम नैनो लेवल पर जाके चीज़ों को बना रहे हैं और उसकी दो अप्रोचेज हैं। पहली जो अप्रोच है वो टॉप टू बॉटम है। उसका मतलब ये है कि जिस तरह एक बढ़ई चीज़ों को तराशता है, खराशता है और उसके बाद उसके अंदर से एक स्टेचू निकलता है, एक आर्टिफैक्ट निकलता है। तो हम बड़ी चीज़ों से शुरू करते हैं और हम छोटी चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो हम बल्क मटेरियल से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तराश खराश से, उसकी कार्विंग से उसको छोटा करते हैं और नैनो लेवल पर जाके चीज़ों को बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ और ये एग्जांपल है एक ट्रांजिस्टर की। जो पहला ट्रांजिस्टर इंसान ने बनाया था वो विलियम शॉकली साहब ने बनाया था 1948 में। और अगर आप देखें आज की जितनी भी चिप्स हैं वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बन रही हैं। इसका साइज देखें, इस तस्वीर से नजर आ रहा है कि तकरीबन ये 1.5 से 2 इंच के बराबर होगा। तो पहला जो ट्रांजिस्टर वो हमने इतना बड़ा बनाया। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर की, तो इंटेल के जो प्रोसेसर है वो 7 से लेकर 10 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर्स अपने अंदर एम्बेड किए हुए हैं। आज भी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है एक प्रोसेसर, उसमें 2 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर लगा, 2 नैनोमीटर का। याद है मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए है वो 2.5 नैनोमीटर का है, तो यहाँ पे 2 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर लगाया गया। अब इन ट्रांजिस्टर की प्रिंटिंग भी होती है, इन पर हम सर्किटरी भी डिज़ाइन करते हैं, लेकिन वो कैसे की जाती है? तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे फोटो लिथोग्राफी कहा जाता है। मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से इसे बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपने रोशनी के ज़रिए एक सर्किट डालना है और वो रोशनी जो है वो अल्ट्रा वायलेट रे होती है। इस तस्वीर में भी आप देख लें तो आपको नज़र आएगा कि अल्ट्रा वायलेट रोशनी है और उसके ऊपर आपका एक सांचा है जिसे हम मास्क कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक मास्क है और उस मास्क के ज़रिए उस रोशनी को एक लेंस की मदद से एक सिलिकॉन चिप पर डाला जाता है। और जब ये अल्ट्रावायलेट रे उसकी तरफ जाती है तो वो जो हमारे ऊपर मास्क होता है, छापा होता है, सांचा, वो बिल्कुल उसके ऊपर छप जाता है। जैसे फोटोग्राफिक फिल्म में इमेज छपता है, बिल्कुल इसी तरीके से यूवी लाइट फोटो रेजिस्ट को रिमूव कर देती है और हमारे पास वही सर्किट आकर यहाँ पर छप जाता है। तो इस तरीके से हम टॉप टू बॉटम जो अप्रोच है वो रखते हैं। लेकिन अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बॉटम टू टॉप अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, यानी हम नीचे से ऐसे नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं जो कि सेल्फ असेंबल हो सकें। और जब वो सेल्फ असेंबल होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मैच्योर टेक्नोलॉजी इस वक्त नहीं है। टॉप टू बॉटम मैच्योर टेक्नोलॉजी है, लेकिन बॉटम टू टॉप मैच्योर टेक्नोलॉजी नहीं है। मुश्किल है और इसके लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। लेकिन हम एटम्स और मॉलिक्यूल को एक ऐसी एनवायरनमेंट में रखते हैं जहां पर हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जब उन पैरामीटर्स को, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो कंसंट्रेशन है उन एटम्स की, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को आगे पीछे करते हैं, तो उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करते हैं और उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस एक्टिविटी में अगर आपको एक एग्जांपल दी जाए तो स्टार ट्रैक की तरफ चलते हैं, क्योंकि स्टार ट्रैक में हमारे पास एक ऐसा ओवन था, एक ऐसा किचन था जो कि ऑन डिमांड आपको मील देता।
मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। तो आपने जो भी उसके ऊपर लिखा तो दिखाया ये जाता था कि वो चीज़ों को एटम के लेवल पर असेंबल करता है और आपको खाने के लिए दे देता है। बिल्कुल यही चीज़ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और हम एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पर चीज़ों को असेंबल करेंगे, सेल्फ असेंबली होगी और फिर वो चीज़ें बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि हम नेचर से सीखते हैं और नेचर में माइक्रो लेवल पर मशीनरी ऐसे काम करती है जिसे मॉलिक्यूलर मशीनरी कहा जाता है। मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ, ये किताब है इंजन ऑफ क्रिएशन। इस किताब को लिखा है एरिक ड्रेक्सल ने और इस किताब में सबसे पहले डिस्कस किया गया कि वो नेचर में कौन सी मशीनें हैं जो इस लेवल पर काम करती हैं। मैं आपको यहाँ पर राइबोसोम्स दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में एक मैनुअल है, वो मैनुअल है डीएनए। आपको यहाँ पे आम mRNA नजर आ रहा है, ये मैनुअल है। ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि किस तरीके से आपने चीज़ों को जोड़ना है और किन चीज़ों को जोड़ना है। आपने अमाइनो एसिड्स की तस्मीयां बनानी है, उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट्स बनाने। तो एक आपके पास पूरा का पूरा मशीनरी है, उसे राइबोसोम कहा जाता है। उसके पास एक स्ट्रक्चर, एक मैनुअल है और उस मैनुअल की मदद से वो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स बना रहा है। हम बिल्कुल इसी तरीके से, इसी पैटर्न पर चलते हुए सेल्फ असेंबली मशीन्स बनाना चाहते हैं जो कि मुश्किल चीज़ों को सिंथेसाइज कर सके, जो बड़े मैक्रो लेवल के स्ट्रक्चर्स को सिंथेसाइज कर सके। और उन चीज़ों को सिंथेसाइज करने के लिए हमें कामयाबी भी हासिल हुई है। मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ 2016 में, जहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ उन लोगों को दिया गया जिन्होंने मॉलिक्यूलर मशीनरी बनाई और उन्होंने ऐसे मॉलिक्यूल्स लिए जो कि रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी रैंडम मूवमेंट को कंट्रोल किया गया और कंट्रोल किया गया एनवायरनमेंट में टेम्परेचर के ज़रिए। तो जब टेम्परेचर देते थे तो उनको कोरियोग्राफ किया गया और वो टेम्परेचर के ज़रिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू हो गए। बहुत शुरू की एग्जाम्पल्स हैं, बहुत बेसिक काम है, लेकिन इस पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम माइक्रो मशीन्स में मुख्तलिफ किस्म के एक्सेल्स भी बना चुके हैं। मूविंग कार्स, जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी बना चुके हैं। रोटर्स बना चुके हैं। तो छोटे लेवल पर बहुत सी मशीनरी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। लेकिन अब आते हैं स्पेस टेक की तरफ कि स्पेस टेक में, और स्पेशली उसमें भी टेक्सटाइल की तरफ, कि वो इससे कैसे फ़ायदा उठाने जा रहे हैं। जब हम स्पेस में जाएंगे तो हमें ऐसे कपड़े चाहिए जो कि ना गीले हों, ना ही वो गंदे हों और ना ही उनको बार बार इस्त्री करना पड़े, धोना पड़े। तो मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले लिक्विड रिपेलेंट क्लोथिंग की तरफ, जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और इस पर टेस्टिंग भी हो चुकी है, बनाए भी जा चुके हैं और मार्केट में भी आ रहे हैं। इसमें सिलिका नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं। तो जब सरफेस टेंशन बढ़ जाती है तो अब लिक्विड उसके अंदर नहीं जा सकता। सरफेस टेंशन के बारे में तो आप जानते हैं और इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो है। तो जब उसकी सरफेस टेंशन बढ़ाई जाती है तो अब लिक्विड उसके अंदर नहीं जा सकता और वो गीले नहीं होते। तो ऐसे ड्रेसेस आपको मैं यहाँ पे वीडियोस भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि आप जितना मर्जी उनके ऊपर पानी डालते रहें वो गीले नहीं होंगे। अब दूसरी तरफ चलते हैं सेल्फ क्लीनिंग क्लोथ्स। अब ये ऐसे क्लोथ्स हैं जो कि अपने आप को खुद साफ करते हैं। इसमें सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है और उनको मिक्स किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे कपड़ों को पहनकर ज़्यादा टाइम गुजरता है, बैक्टीरिया, एक खास किस्म का बैक्टीरिया जन्म लेता है जो कि स्मेल को प्रोड्यूस करता है और हमें उन कपड़ों से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अगर उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया जाए तो कपड़ों में से स्मेल आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको ऐसे लगेगा कि कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको बीच में उस कपड़े के फैब्रिक में डाल देते हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स हैं तो पता ही नहीं चलता और वो उन बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो अब कपड़े देर के बाद आपको धोने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो उनके ऊपर पानी नहीं लग रहा, कोई दाग नहीं लग रहा, और दूसरा उनसे स्मेल नहीं आ रही। तो दो चीज़ें तो हो गई। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा रिसर्च में देखी जा रही है वो ये है कि हम सनलाइट के ज़रिए किस तरीके से, अगर कपड़े के ऊपर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल लग गया है, कोई दाग लग गया है किसी किस्म को, तो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो अब रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। इन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल को सूरज की रोशनी की मदद से तोड़ा है नैनो पार्टिकल्स के साथ, और जब उनको तोड़ा तो आपके दाग ख़त्म हो गए। तो फ्यूचर में आपको सर्फ एक्सेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कपड़े ही ऐसे होंगे जो कि दाग
खुद ब खुद ख़त्म कर देंगे। कॉपर सिल्वर बेस्ड नैनो पार्टिकल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है और अब इन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं स्पेस सूट्स में, क्योंकि स्पेस में हमने जाना है और हमने ऐसे पार्टिकल्स लेने हैं जिस तरीके से अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया, सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ पर जो टेक्निकल वर्ड यूज़ किया गया वो है कि हॉट इलेक्ट्रॉन एनर्जी का बर्स्ट रिलीज करते हैं और जो धब्बे लगे होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल लगे होते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो इन कपड़ों के लिए बड़ा आसान काम यह है कि आप एक कपड़ा बनाएं और उसको सिर्फ 30 मिनट के लिए एक ख़ास किस्म के केमिकल के अंदर रख दें, तो वो सनलाइट के ज़रिए ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करना शुरू कर देगा और आप उससे स्पेस सूट्स बना सकते हैं, मरीख पर जा सकते हैं, चांद पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं होगी, उनके गंदे होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसमें एक कैच भी है और वो कैच ये है कि जब हम नैनो पार्टिकल्स को इतनी तेज़ी से गारमेंट्स में और फैब्रिक में ला रहे हैं तो वो वहाँ से निकलेंगे भी, और जब वो वहाँ से निकलेंगे तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगे, जब हम कपड़ों को धोएंगे तो वो हमारे इकोसिस्टम में जाएंगे। अब ये नैनो पार्टिकल दूसरी स्पीशीज़ पर क्या असर करेंगे, उनको कैसे अफेक्ट करेंगे, इसके बारे में अभी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि कई ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं जो कि टॉक्सिक आयंस में चेंज हो सकते हैं। तो अगर वो टॉक्सिकेट कर रहे हैं दूसरी स्पीशीज़ को, जहरीले साबित हो रहे हैं दूसरी स्पीशीज़ के लिए, पौधों के लिए, जानदारों के लिए, माइक्रोबियल लाइफ के लिए, तो फिर उनका क्या इफेक्ट होगा हमारे पूरे इकोसिस्टम पर और इंसानों पर क्या इफेक्ट होगा, इसको अभी स्टडी करने की ज़रूरत है और इस पर भी बहुत सी रिसर्च हो रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।